इंडियन नेशनल कांग्रेस को आखिर हुआ क्या है? वो कांग्रेस पार्टी जिसने आज़ादी के बाद सत्ता संभाली और कहीं ना कहीं 2014 से पहले तक कांग्रेस पार्टी ने ही इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। फिर 2014 में ऐसा क्या हुआ कि लगातार 2 लोकसभा चुनावों में हारने के बाद अब 2024 इलेक्शन के लिए भी कमज़ोर पड़ती दिख रही है? क्या वजह है हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के इन हालातों के पीछे? आइए देखते हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं आने देंगे। We respectfully disagree with the judgment on the manner in which Article 370 is abrogated. We reiterate that the CWC resolution. वजहों पे आने से पहले थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। आज़ादी के बाद देश की सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई। साल 1977 में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई थी। जनता पार्टी को लीड करते हुए मोरारजी देसाई देश के पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने। मोरारजी देसाई को सिर्फ 2 साल और 126 दिनों के बाद अपने पीएम पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा। इसका मतलब था जनता पार्टी के सत्ता में आने के बावजूद कांग्रेस के सामने काफ़ी कमज़ोर थी। उसके बाद पावर में कांग्रेस या कांग्रेस कोalition की सरकार ही रहती है। फिर आता है साल 1999। इस बार बीजेपी, शिवसेना और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एनडीए को फॉर्म करती है और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपनी बहुत तगड़ी छाप छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें इसका फ़ायदा अगले इलेक्शंस में नहीं होता है। अगले इलेक्शन में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी कमबैक करती है और फिर 2009 में भी कांग्रेस की ही जीत होती है। लेकिन 2014 में बीजेपी ने कंप्लीट मेजॉरिटी लाकर इंडियन पॉलिटिक्स में चल रही कांग्रेस की मोनोपोली को गहरी चोट पहुंचाई। 2014 इलेक्शन से पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट अनाउंस करके काफ़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग की, जिसका नतीजा उन्हें कन्विंसिंग विन के तौर पर मिला। इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी ने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी बड़े कदम उठाए, जैसे कि लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, स्टार्टअप इंडिया जैसे रेवोल्यूशनरी स्कीम को इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट किया, जिसके रिजल्ट हमें कुछ इस तरह के देखने को मिले। 2014 तक इंडिया में टोटल 4 यूनिकॉर्न्स थे और आज 2023 में यह आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। बीजेपी गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे कि गाँवों में बिजली पहुंचाना या फिर घरों में शौचालय बनवाना या फिर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचाना। बीजेपी गवर्नमेंट ने डिफेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। 2014 से पहले हमारे जवानों पर या हमारे देश में कहीं भी आतंकवादी हमले होते थे तो हमारे मिनिस्टर्स रिटेलिएशन के बजाय पीस एंड डिप्लोमेसी की बातें करते थे, जिससे शांति तो स्टैब्लिश नहीं होती थी पर आतंकवादियों को और भी बढ़ावा मिलता था। इन एक्शंस का फायदा बीजेपी को 2019 लोकसभा इलेक्शंस में मिला। 2019 में एक बार फिर बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस सिर्फ 47 सीटों पर सिमट के रह गई। ये कांग्रेस के लिए एक वेकअप कॉल था, पर ऐसा लगता है उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और वही गलतियां दोहरा रही है जो इससे पहले कर रही थी। कांग्रेस पार्टी 2014 में जब से अपोजिशन में आई है, एक के बाद एक ब्लंडर्स किए जा रही है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अपोज करते करते कब इंडिया को अपोज करने लगती है ये उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है, जैसे कि फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत मांगना या फिर कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर गवर्नमेंट का विरोध करना। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो 2019 इलेक्शन के अपने मैनिफेस्टो तक में इसे इंक्लूड किया था कि अगर 2019 में उनकी सरकार आती है तो कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 के सभी क्लॉज को फिर से लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने 2019 इलेक्शन कैंपेन में तो ये तक कहा था कि वो 3 तलाक को वापस लाएंगे। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अपोज करने के लिए 3 तलाक तक को सपोर्ट कर रही थी, जो औरतों पर हो रहे अत्याचार को खुला बढ़ावा देना है। My job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. आज के टाइम में तो कांग्रेस बस एक मजाक बनकर रह गई है। हाल ही में 5 स्टेट्स मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में हुए स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस की बहुत बुरी पिटाई हुई। इलेक्शन से पहले इन 5 स्टेट्स में से 3 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। एक स्टेट मिजोरम में कांग्रेस और एमएनएफ की कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन अब इलेक्शन के बाद कांग्रेस सिर्फ एक तेलंगाना स्टेट में अपनी सरकार बचा पाई, बाकी राज्यों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब तक जिसे कांग्रेस पार्टी ने पीएम पोस्ट के लिए अपना पोस्टर बॉय बनाया हुआ है, वो तो जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं और भी फ्लॉप साबित होते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण भी वो खुद हैं। ऐसी ऊट पटांग बातें करेंगे तो उन्हें कौन ही सीरियसली लेगा। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या?
गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। राहुल गांधी ने अपनी बेइज्जती सिर्फ अपनी रैलियों में कराई है तो ऐसा नहीं है। गांधी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं इंडिया नेशन नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की एक इंडियन ऑफिसर ने कुछ इस तरह से क्लास लगाई। Did he use the word nation? He said you belong to a Rashtra. Rashtra is the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity, because we've had these experiments across the world. You had USSR, you had Yugoslavia, you had the experimentation with the United Arab Republic. So unless nations have a strong socio-cultural and emotional bonding and a composite culture, a constitution cannot make a nation. Nations make constitutions. My question is, don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years? No, actually, I don't think so. कांग्रेस और राहुल गांधी के सपोर्टर्स भी राहुल गांधी से कुछ कम नहीं है। जरा एक नजर इन्हें भी देखिए, ये कैसी बातें करते हैं। बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? देखिए, इसके बारे में मुझे जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है। कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके मैनिफेस्टो में क्या उन्होंने वादे किए आपको जानना तो चाहिए ना। उसको देखो, मैंने पढ़ा नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? मैं इतना पेपर में नहीं पढ़ती। मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए कि पार्टी ने क्या वादा किए, उसी हिसाब से ना अपना मन। अब पढ़ लेना, कोई टेंशन। ऐसा नहीं है कि ये बातें कांग्रेस को दिखती नहीं है। इस बार 2024 इलेक्शन से पहले इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव किया है। इस बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ अलायंस बनाया है, जिसे नाम दिया है इंडिया। कांग्रेस पार्टी इस बार एक और बहुत बड़े बदलाव को लेकर आई है, जो कि है इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन से लेकर अब तक इन्होंने अपना पीएम कैंडिडेट अनाउंस ही नहीं किया है। लेकिन हम सबको पता है कांग्रेस पार्टी का पीएम कैंडिडेट आखिर है कौन। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी और पार्टी का लीडर पीएम बने। हालांकि इंडिया अलायंस एक जोक से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। सारी पार्टियां जो अलायंस में हैं, ये खुद स्टेट इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं। कांग्रेस पार्टी के ऐसी हालत के पीछे एक बड़ी वजह करप्शन भी है। आए दिन कहीं न कहीं किसी कांग्रेस पार्टी के लीडर के घपलों की खबर आती रहती है। अभी हाल ही में झारखंड में कांग्रेस पॉलिटिशियन धीरज साहू के घर से 353 करोड़ कैश ब्लैक मनी निकले, और ऐसे कितने केसेस हैं, अगर सिर्फ उन्हें गिनाने लगूं तो पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स अक्सर वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं, और फिर यही लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम द्रौपदी मुर्मू का कुछ इस तरह से मजाक बनाते हैं। धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो सोशल मीडिया की वजह से भी काफी हुआ है। पूरे इंडिया में इंटरनेट का चीप एंड इजी एक्सेस होने की वजह से काफी बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। इससे पहले लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण लोगों तक खबर पहुंचने में देर होती थी, या फिर काफी केसेस में तो पहुंचती भी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घपले या इलीगल एक्टिविटीज या फिर कोई बेतुका बयान बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचता है। इस बात का फायदा बीजेपी बहुत अच्छी तरह से उठाती है। बीजेपी जो भी स्कीम्स अनाउंस करती है उसे पूरा करना या ना करना तो बात की बात है, लेकिन उसे सोशल मीडिया पे मार्केट बड़ी अच्छी तरह से करती है। बीजेपी सिर्फ अपने काम को मार्केट करके कांग्रेस को डोमिनेट कर रही है तो ऐसा नहीं है। बीजेपी ऑपोजिशन के लूज थ्रेड्स के ऊपर मीम्स की हेल्प से या फिर सोशल मीडिया पे कांग्रेस लीडर्स के हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को स्प्रेड करके भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही होती है। अब देख लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी के पीएम कैंडिडेट हैं, उन्हीं के बयानों की क्लिप्स पे इतने मीम्स बन चुके हैं कि सोशल मीडिया पे तो उनका नाम ही पप्पू हो चुका है। मेन बात यह है कि 30,000 करोड़ रुपए चोरी हुए। नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 रुपए अनिल अंबानी को दिए।
यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, मुझे कुछ जान दे, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में ला। कांग्रेस ने पावर में रहते हुए बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। उन्हीं में से एक है नॉर्थ ईस्ट के साथ किया गया उनका सौतेला व्यवहार। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में जीरो सपोर्ट और वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की नज़र में अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट खो दिया। अब आते हैं कुछ अहम सवालों पर। क्या कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत चिंताजनक है, और अगर है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत एक चिंता का विषय है, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक स्ट्रांग अपोजिशन का होना बेहद ज़रूरी होता है। नहीं तो पावर में रहने वाली पार्टी बेलगाम हो सकती है, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस को ज़रूरत है अपने पास्ट में लिए गए फैसलों को एक बार फिर से एनालाइज करके उनमें ज़रूरी बदलाव लाने की। कांग्रेस को ज़रूरत है अपनी सोशल मीडिया इमेज सुधारने की। कांग्रेस शुड रिकंसिडर द डिसीजन ऑफ अलायंस विद एवरी पार्टी, because there are many parties in their alliance which has different ideology from Congress and some of them are quite extreme. कांग्रेस को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की, जो कि उल जलूल बयानों के लिए नहीं बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और सोशल परफॉर्मेंसेस के लिए पॉपुलर हो। फिलहाल ना तो कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है और ना ही इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। That's it for today guys. You were watching Social Sarthi. Thank you for listening. जय हिंद, वंदे मातरम। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो।